जोहार झारखंड। आप सभी साथियों को नमस्कार। आज फिर आप सभी झारखंड जेएसएससी की तैयारी करने वाले तमाम दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज का सेशन बहुत ही बड़ा सेशन होगा, महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग झारखंड एसएससी जो है सीजीएल में पूछे जाने वाले प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2 हिंदी के लिए खासकर समास के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग देखेंगे आज कि समास क्या है। दूसरी में देखेंगे समास किसे कहते हैं, समास में कितने पद होते हैं, समास विग्रह कैसे करेंगे, समास को कैसे पहचानेंगे। इन सारे तमाम प्रश्नों का उत्तर आज इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलते शुरू करते हैं। समास का अर्थ। समास का अर्थ छोटा करना होता है या संक्षिप्त करना होता है, अर्थात शब्दों को जोड़कर छोटा करना होता है। अगर हम इसका परिभाषा की बात करें तो समास 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से बने होते हैं, जैसे देश, जोड़, वासी। इसको जो बराबर करेंगे तो ये बनता है देशवासी। यहाँ पर देखते हैं कि 2 शब्द जो है हमारा देश है और वासी है। ये दोनों पदों को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, संयोग करते हैं, तो एक नया जो शब्द बनता है हमारा देशवासी होता है, जिसका अर्थ है देश का वासी। तो अभी देखें कि किस प्रकार ये समास का अर्थ जो हो गया छोटा करना हो गया या संक्षिप्त करना हो गया। परिभाषा में कहें तो 2 या 2 से अधिक पदों को मिलाते हैं। यहाँ पे हम भूल करने से बचेंगे कि संधि जो होता है उसमें 2 वर्णों को मिलाते हैं, 2 वर्णों को जोड़ते हैं, जबकि समास में 2 शब्दों को जोड़ते हैं। दोनों में जो मुख्य अंतर है वह वर्ण और शब्द का है। तो संधि में वर्णों को जोड़ते हैं, जबकि समास में 2 शब्दों को जोड़ते हैं। समास की अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से पद हैं, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो देश है एक पद ये में होता है और वासी एक पद ये होता है। और ये दोनों जब पद को मिलाए देश और वासी को, तो हमारा समस्त पद जो बना, समस्त पद वह क्या बना, देशवासी बना। तो इसमें 2 पद होते हैं। तो हम पहले वाले पद को पूर्व पद या प्रथम पद कह सकते हैं। वहीं पर जो ये दूसरा पद है उसको हम गौण पद या उत्तर पद कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास 2 पद हो गए, एक पूर्व का पद और एक उत्तर का पद, अर्थात एक प्रथम पद और एक गौण पद। तो इसमें 2 पद होते हैं और जब दोनों पद को मिलाते हैं तो एक समस्त पद बनता है। आगे जब हम बात करते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं, तो भेद की जब बात करें तो मुख्य रूप से समास जो होते हैं वो इनके 6 भेद होते हैं। कितने भेद? 6 भेद होते हैं।
तो पहला देखे हम लोग समास का अर्थ, दूसरा में देखे हम लोग समास का परिभाषा, और तीसरा में देखे हम लोग समास का पद कि कितने पद होते हैं। तो 2 पद होते हैं, प्रथम पद और गौण पद। मतलब पहला जो होगा वो प्रथम पद होगा, जो दूसरा होगा वह गौण पद होगा। अगर समास का भेद का बात करें तो समास का मुख्य रूप से 6 भेद होता है। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब हम लोग बारी बारी से एक एक समास को देखेंगे और उनके पदों को और उनके समास विग्रह करना सीखेंगे। उसके पहले हम लोग देखते हैं कि समास में जहाँ 2 पदों को जोड़ना होता है वहीं पर समास विग्रह जो होता है उसमें जो एक समस्त पद होता है उसको हम लोग तोड़ते हैं, विग्रह करते हैं। अर्थात इस प्रकार से कह सकते हैं कि समास विग्रह का अर्थ हुआ कि जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम समास विग्रह कहेंगे। जैसे यहीं पर लेते हैं दिन रात, ये एक समस्त पद है। इसका जब हम विग्रह करते हैं तो हो जाता है दिन और रात। तो दिन और रात जो है दोनों मिलाकर एक समस्त पद होता है, और इसका जब हम विग्रह करते हैं तो ये बन जाता है दिन और रात। तो समास विग्रह कहे तो इसका मतलब हुआ कि जो समस्त पद है उसको अलग अलग करना। समास कहे तो जो अलग अलग पद है उन्हें हम क्या करते हैं, जोड़कर एक समस्त पद बनाते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया। अब देखते हैं हम लोग समास का जो भेद है उनमें से 4 कॉलम बना लें। इस प्रकार से आप 4 कॉलम बना लें। 4 कॉलम में आप जो पहला कॉलम है उसमें समास का नाम लिखें। दूसरा पद में जो कॉलम है उसमें ट्रिक लिखें। कैसे याद करेंगे, पहचानेंगे कि कौन सा पद जो है कौन सा समास का है। और तीसरा जो हो गया समस्त पद हो गया, और चौथा जो है वो समास विग्रह है। तो हमारे पास जो सवाल परीक्षा में पूछा जाता है उनमें से समास का जैसे अर्थ अगर पूछ दिया आपसे, या समास का परिभाषा रह गया आपका, या समास का भेद रह गया आपका, या समास का पद जो हो गया वो पूछे जा सकते हैं, और समास विग्रह तथा समास का नाम लिखने का रह सकता है। तो हम एक एक करके बारी बारी से देखेंगे। पहला जैसे है हमारे पास द्वंद्व समास। द्वंद्व का अर्थ साफ पता चल रहा है कि विरोधी बता रहा है। विरोध मतलब एक दूसरे का उल्टा, एक दूसरे का विपरीत। अतः यहाँ ट्रिक होगा सीधा सीधी कि उल्टा शब्द होगा। क्या होगा, उल्टा शब्द होगा, विपरीत अर्थ होगा। मीन्स विलोम शब्द वाले जो होंगे वह द्वंद्व समास होगा। इसका ट्रिक आपको याद रखना है कि द्वंद्व जो होगा वो हमेशा उल्टा होगा। जैसे हम देखते हैं भाई बहन, भाई बहन। भाई और बहन जो है एक दूसरे का विपरीत है। तो इस प्रकार से जब हम इसका द्वंद्व समास का समास विग्रह करते हैं तो यह बन जाता है भाई और बहन। अर्थात द्वंद्व समास का ट्रिक है कि द्वंद्व समास जो होगा वह एक दूसरे का उल्टा होगा। इसका पद जो है वो भाई बहन है। तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो जो ये योजक चिन्ह जो है उनके बदले में और आ जाएगा, तथा आ सकता है या एवं आ सकता है। तो इसको पहचानना आसान बात है कि उल्टा शब्द होगा। तो ये हो गया द्वंद्व। दूसरा समास की बात अगर हम करें तो अविभाव समास। अविभाव समास
में सीधा पता चल रहा है कि इसका जो पहला पद है वो क्या है, अव्यय है। तो इसको हमें याद करना क्या है, अव्यय, कि पहला पद क्या होगा, अव्यय होगा। तो अव्यय होगा, जैसे अव्यय में अव्यय का जैसे एक उदाहरण लेते हैं प्रतिदिन, लेकिन हम इसके पहले जानना चाहेंगे कि अव्यय क्या होता है। तो थोड़ा सा संक्षेप में देख लेते हैं कि अव्यय वे पद होते हैं या वैसे शब्द होते हैं जिस पे लिंग, वचन, पुरुष, काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उस पर कोई विकार उत्पन्न नहीं करता है। मीन्स जैसा है वो वैसा ही रहेगा। जैसे अगर हम बात करें धीरे धीरे, तो चाहे वाक्य में स्त्रीलिंग के साथ लगे या पुल्लिंग के साथ लगे, वह धीरे धीरे ही रहेगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। जैसे अगर हम प्रति का बात करते हैं, तो प्रति किसी के भी पास रहे, चाहे स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, उसके साथ प्रति ही रहेगा। तो इस तरह से अव्यय जो होते हैं वह बदलता नहीं है, लिंग, वचन, पुरुष का कोई भी प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। तो इससे सीधे पता चल जाता है, आपको अव्यय को जानना पड़ेगा। जैसे प्रति हो गया, अथा हो गया, और इसके बाद तुम्हारा और जो हो सकते हैं वह है। तो इसका हम अलग करें तो ये प्रतिदिन का क्या हो जाएगा, दिन दिन हो जाएगा, दिन दिन। इसी प्रकार और उदाहरण हो सकता है अथा संभव, मतलब जैसा संभव हो, अथा शक्ति यानी शक्ति के अनुसार। तो हम देखें अविभाव समास में पहला पद अव्यय होगा। तो इसमें दो पद हम देख रहे थे, पूर्व पद और मतलब उत्तर पद, मीन्स प्रथम पद और गौण पद देख रहे थे। तो प्रथम पद में ही जो होंगे, जैसे ये द्वंद्व समास है, तो इनमें दोनों पद जो होंगे वो प्रधान होगा। प्रधान मीन्स दोनों पद जो होंगे, प्रथम भी और जो हमारा गौण जो होंगे पद, वो दोनों के दोनों प्रधान होगा, मीन्स दोनों के दोनों मुख होंगे। जैसे यहाँ भाई और बहन, ये दोनों एक दूसरे के समान रूप है, समान रूप से बराबर है, इसलिए हम ये जो है दोनों पद क्या होगा, आपका प्रधान होगा। अविभव समास जो है उसका पहला पद प्रधान होगा, जबकि दूसरा गौण हो जाएगा, या अव्यय भी कर सकते हैं। तीसरा में बात करें अगर हम, तो एक है द्विगु समास। द्विगु, द्विगु मतलब दो होता है, पता चल रहा है संख्या से ही, इसलिए इसका हम समझेंगे कि पहला पद जो होगा आपका संख्या होगा, कोई नंबर होगा मीन्स। तो इसका याद करने का ट्रिक हो गया संख्या, मतलब पहला पद संख्या हो गया। जैसे बात करें तो नवरत्न, नवरत्न में देख रहे हैं कि रत्न कितने हैं, तो 9 है, यानी 9 रत्नों का, 9 रत्नों का समूह। कितने रत्नों का समूह है, 9 रत्नों का समूह। तो यहाँ पता चला कि द्विगु मीन्स द्विव है, मतलब यहाँ संख्या 2 पता चल रहा है, तो संख्या हो गया ये। जैसे उदाहरण हो गया नवरत्न, मतलब 9 रत्नों का समूह, तो यहाँ पे द्विगु संख्या हो गया। फिर आगे जो हमारा चौथा जो होगा वह है कर्मधारय। कर्मधारय में देखेंगे कि पहला पद जो होगा वो विशेषण होगा, इसका याद रखना है विशेषण, कि इसका पहला पद जो होगा वह विशेषण होगा, और दूसरा पद जो होगा वह गौण होगा। विशेषण तो हम समझेंगे कि विशेषण भी पढ़ना आपका ज़रूरी है। तो विशेषण में आप देखे हुए हैं कि विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताता है। जैसे राम अच्छा लड़का है, तो लड़का कैसा है, अच्छा है, तो अच्छा क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो कर्मधारय का जो है पहचानने का है कि पहला पद जो होगा उसका विशेषण हो जाएगा, पहला पद विशेषण हो जाएगा और दूसरा पद गौण हो जाएगा। तो ये पहला मतलब प्रथम पद जो होगा प्रधान भी होगा, नहीं कर्मधारय का पहला पद ये विशेषण होगा, ये देखना, और प्रधान जो पद होगा वह दूसरा होगा। जैसे अगर बात करें
महावीर, ये समस्त पद जो है हमारा क्या है, महावीर है। तो वीर कैसा है, महान है, मतलब महान है जो वीर, महान है जो वीर। तो वीर कैसा है, महान है, इसलिए इसकी विशेषता अगर हम करते हैं कि जो वीर है वो महान है, इसलिए इसकी पहचान हो गया विशेषण से। आगे है पांचवा हमारा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या पहचानने का नियम है कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, दोनों पद गौण होगा, लेकिन दोनों पद मिलकर एक तीसरा पद जो होगा पद का निर्माण करेगा, तीसरा पद जो होगा तीसरा पद का निर्माण करेगा। अब यहाँ पद ये जो बहुव्रीहि का पहचानने का जो तरीका है वो तीसरा पद प्रधान होगा, ये कैसे जानेंगे, तो ऐसे शब्दों के लिए हम क्या कोशिश करेंगे कि इसमें जो है वो जो शब्द है वो जोग रूढ़ वाले जो शब्द होते हैं, जोग रूढ़ वाले मतलब आप जो है उत्पत्ति के आधार पे या रचना के आधार पे जो है शब्दों को आप देखेंगे, जैसे रूढ़ शब्द होता है, जोगिक शब्द होता है और योग रूढ़ होता है। रूढ़ शब्द जो होते हैं वो अपने आप में मतलब कि महत्वपूर्ण होता है, उनका हम खंड या टुकड़ा नहीं कर पाएंगे। जैसे कहा जाए पानी, तो पा और नी अलग हो जाएगा तो कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो ये हो गया रूढ़ हो गया, जो अपने में रूढ़ हो। जबकि दूसरा जो हो गया यौगिक शब्द जो हो गया वो क्या है, दो शब्द मिले होते हैं, जैसे बैल और गाड़ी, बैलगाड़ी, तो ये यौगिक शब्द हो गया। लेकिन एक तीसरा जो शब्द है वो देखते हैं योग रूढ़। योग रूढ़ जो शब्द है मतलब ये जो है वो क्या करता है कि एक नया अर्थ देता है। जैसे अगर हम बोले जलज, तो ये जलज मीन्स होता है जल में उत्पन्न होने वाला, जलज मीन्स जल में उत्पन्न होने वाला है, तो हम पंकज भी यानी कि कमल बोल सकते हैं इसको। इसी तरह से पंकज मतलब कि पंख मतलब कीचड़ में खिलने वाला, पंख यानी कि कीचड़ में उगने वाला, तो उसको भी हम कमल बोलते हैं। तो इस तरह जोग रूढ़ होता है। तो आप बहुव्रीहि समास जब पढ़ेंगे तो उनके पहले आपको योग रूढ़ शब्दों को ध्यान देना पड़ेगा कि कौन कौन से शब्द जो हैं वो योग रूढ़ है। जो शब्द योग रूढ़ होगा वो क्या होगा, वही शब्द जो होगा समास आपका बहुव्रीहि होगा। जैसे अगर हम और उदाहरण लेते हैं, लंबोदर, तो यहाँ पर लंबोदर का क्या होगा, लंबे उदर वाला, अर्थात क्या बोलते हैं, गणेश। लंबे उदर वाला तो क्या बोलते हैं, जो जिसका लंबा पेट हो मीन्स उसको हम गणेश बोलते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पे दोनों शब्द जो है, ना तो लंबा का ना तो उदर का, किसी का नहीं रहा, दोनों पद क्या हो गया, गौण हो गया, पहला भी और दूसरा भी, और एक नया पद दिया जिसका नाम आया गणेश। इस तरह से आपका नीलकंठ भी हो सकता है, नीले कंठ वाला, नीलकंठ, नीले कंठ वाला, नीले कंठ वाला, इसका हो जाएगा शिव, अर्थात शिव जिसको शंकर भगवान बोलते हैं हम लोग। लेकिन कभी कभी अगर आपका जब समास विग्रह ऐसा किया हो जैसे नीलाकंठ, मतलब कंठ का विशेषता बता दे, तो यहाँ क्या होगा, विशेषण हो जा रहा है। तो अगर वो ऐसा किया हो अगर समास विग्रह, तो आप उसे कर्मधारय कह सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे जान रहे हैं कि नीले कंठ वाले को शिव जान रहे हैं, लंबोदर लंबे उदर वाले को जान रहे लंबोदर होता है, तो इसका यही अर्थ होगा। और जो हमारा लास्ट है, अभी तक हमने 5 को देखा, तो इसमें जो ज़्यादा कन्फ्यूजन की जो बात होती है समास में, वह कर्मधारय बहुव्रीहि ये दोनों में ही ज़्यादा देखने को मिलता है। क्योंकि द्वंद्व समास जो है वो सीधा सीधी पता चल जाता है कि ये दोनों पद जो है एक दूसरे का उल्टा होता है, तो इसे हम पहचान जाते हैं आसानी से।
जैसे भाई बहन, माता पिता, दिन रात, सुबह शाम, पाप पुण्य, इधर उधर, राम अर्जुन, ऐसे भी। लेकिन अभिभव समास जो होते हैं उसे हम समझ आते हैं कि पहला पद अव्यय हो जाता है और द्विगु में पहला पद संख्या हो जाता है, तो ये 3 जान जाते हैं। और कर्मधारय और बहुव्रीहि में जो होता है अक्सर जो होता है कन्फ्यूज़न होता है कि इसको कैसे पहचानेंगे। तो आप इनको समझ लें कि इसका जो पहला पद होगा कर्मधारय का वो विशेषण होगा और बहुव्रीहि का जो होगा उसका कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, बल्कि जब एक नया पद का निर्माण करेगा, एक नया उसका अर्थ होता होगा। अर्थात ऐसे शब्दों के लिए आप योग रूढ़ जो शब्द है उनको देख लेंगे 10-20 को, आपका ये गलती नहीं होगा। अब हम बात करते हैं जो अंतिम शब्द है वह तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। तत् मीन्स वह होता है, पुरुष मीन्स पुरुष होता है। तो इसमें जितने भी होते हैं जो शब्द होंगे वो सब आपका जो है अन्य पुरुष से होगा। जैसे उत्तम पुरुष बोलते हैं या प्रथम पुरुष बोलते हैं, एक दूसरे को मध्यम पुरुष बोलते हैं और अंत वाले को अन्य पुरुष बोलते हैं। तो यहाँ जितने भी हो गए सारे अन्य पुरुष के साथ ही शब्द आएंगे। और इसे पहचानने का सीधा शब्द है कि ये जो है कारक से शुरू होता है। जो तत्पुरुष समास है वो कारक से शुरू होता है। और कारक जो है आप पहले भी पढ़े होंगे कि कारकों की जो प्रकार है वो 8 होते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर अर्थ हे है। लेकिन यहाँ पर जो पहला है कर्ता कारक और जो संबोधन कारक इसे छोड़ देते हैं और बाकी जो हमारा 6 बच जाता है कर्म से अधिकरण कारक तक, ये विभक्ति चिन्ह इसमें लगे होते हैं। ऐसे में पहचानना इसका आसान हो जाता है, क्योंकि अगर हम जो कारक अगर जान रहे हैं तो इनको हम उसी से पहचान सकते हैं। जैसे तो इसको हम पहचानेंगे किससे, कारक जो है इसके माध्यम से पहचानेंगे कि ये कारक इसमें है कि नहीं। जैसे अगर बात करें तो देशवासी शब्द है, इसका जो है अगर दिया है, अगर समास विग्रह अगर करेंगे तो हो जाएगा देश का वासी। देश का वासी मतलब किसका, तो देश का वासी। ये कहा के किया आ रहा है मतलब संबंध आ रहा है। एक बात और है कि इसमें जो सारे जो बताया हमने कि कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक होते हैं, तो उनके जो विभक्ति होती है वही उनका तत्पुरुष से और कारक हो जाते हैं। जैसे ये देशवासी है, देश का वासी, तो यहाँ पर संबंध बता रहा है, वासी का संबंध देश से बता रहा है। तो इससे हम देखते हैं कि ये संबंध हो गया, लेकिन संबंध जो है संबंध तत्पुरुष समास हो गया ये। इसी प्रकार से जो भी होगा आपका, जैसे हमारा जनप्रिय, तो जनप्रिय अगर लेंगे तो इसका हो जाएगा जन को प्रिय। तो यहाँ प्रिय शब्द आ रहा है और यहाँ जन आ रहा है, तो इसके बीच में जो हमारा कारक चिन्ह जो है वो को आ रहा है। को मतलब कर्म कारक, तो ये कर्म कारक तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो इस तरह से तत्पुरुष समास जो है वह कारकों से पहचानेंगे हम कि इसमें कौन सा कारक है। अगर कारक लगा हुआ है तो तत्पुरुष समास हो गया, और अगर उसके अंदर भी अगर और आप पूछ रहा है कि कर्म कारक तत्पुरुष समास होगा या संबंध कारक होगा या फिर तो आपका करण कारक होगा, तो इस तरह से हम इसको पहचान सकते हैं। जैसे अगर एक एक जो है आप अगर बात करें तो कर्म कारक में ये हो गया हमारा जनप्रिय, कर्म कारक हो गया। अगर जैसे अकाल पीड़ित, अगर अकाल पीड़ित की बात करें तो इसमें क्या अगर है सीधा सीधी अकाल से पीड़ित, तो अकाल से पीड़ित जो है के साथ आ रहा है, मतलब अकाल जो है पीड़ित के साथ हो रहा है, तो ये से जो है
वो करण हो जाएगा। तो यहाँ कारक भी आप पढ़ते जा रहे हैं कि करण कारक हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के साथ आ रहा है। और एक अपादान होता है और एक करण कारक होता है, ये दोनों में है। जहाँ पर करण कारक होगा वह एक दूसरे के साथ होगा, जबकि अपादान कारक होगा वहाँ एक दूसरे का अलगाव होगा, एक दूसरे से अलग होने का बोध होगा। और संप्रदान वाले जो कारक हैं के लिए, जैसे विद्यालय, तो ये हो जाएगा विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय मतलब विद्या के लिए घर, तो यहाँ के लिए हो रहा है। अपदान में देखेंगे जैसे पाप मुक्त, तो पाप से मुक्त हो जाएगा। और जन्मांध भी होगा, मतलब जन्म से अंधा। और अधिकरण में जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सिर दर्द। सिर दर्द को अगर हम करें सिर दर्द मीन्स सिर में दर्द, तो यहाँ में कारक आ रहा है, तो ये हो जाएगा अधिकरण। तो इस प्रकार से सीधा सीधी में हम देखेंगे तो सभी को पहचान लेंगे कि कर्म में विशेषण आएगा पहला पद, और बहुब्रीहि में जो है कोई भी पद प्रदान नहीं होगा, इसका एक नया पद आएगा। और तत्पुरुष में जो है उसको कारक से पहचानेंगे। इस प्रकार से हम समास को देखें कि समास को पढ़ने के लिए हमें विलोम शब्द जानना होगा। जैसे द्वंद्व समास में अगर हम बात करें तो द्वंद्व में विलोम शब्द होता है एक दूसरे का, तो हम विलोम को भी पढ़ेंगे। और आपका जो एग्ज़ाम है वहाँ विलोम शब्द से भी परीक्षा में 4-5 प्रश्न आ रहे हैं, तो आप विलोम पद पढ़ लेंगे। दूसरा जो है अव्यय पद पढ़ लेंगे कि अव्यय क्या है। और तीसरा जो है विशेषण, विशेषण से भी अलग से व्याकरण में दे रखा, और आपके परीक्षा में भी प्रश्न पूछे जाते हैं 4-5 प्रश्न, तो आप विशेषण भी पढ़ लेंगे। और योग रूढ़ जो शब्द है, और विभक्ति मीन्स कारक जो है आपका पूछा नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी आपका ये जो समास है उसके साथ पूछ रहा है। और आगे हम देखते हैं कि पिछली जो परीक्षाएं हुई है उनमें किस प्रकार से समास जो है वह पूछा है। तो इसमें देखते हैं हम लेडी सुपरवाइज़र जो परीक्षा है उसमें पूछा था, जो समास है हमारा, उसमें चंद्र जैसा मुख, चंद्र जैसा मुख मीन्स इसका हमें समास से समस्त पद करना है। समास अगर करना है तो वो क्या होगा, चंद्र मुख हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमुख मतलब मुख कैसा है तो चंद्र के समान है, तो कर्मधारय हो जाएगा। पाप और पुण्य, पाप और पुण्य कौन सा समास होगा, तो पाप और पुण्य या पाप पुण्य, ये हो जाएगा द्वंद्व समास, क्योंकि ये द्वंद्व आ रहा है, दोनों में भी विपरीत आ रहा है। आजीवन का समास विग्रह क्या होगा, आजीवन, तो पहला देखो आ लग जा रहा है, तो ये समझ आएंगे कि ये क्या है, अभिभव समास है, तो ये हो जाएगा जीवन भर या जीवन भर तक। एक सवाल पूछा है कक्षपाल में, जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, तो आपको परिभाषा भी याद रखना है। तो इसका क्या होगा, जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता है, अभी बताया हमने, बहुव्रीहि। फिर लिखा है योजक चिन्ह किस समास विग्रह प्रक्रिया में प्रयुक्त होता है, योजक चिन्ह, तो योजक चिन्ह जहाँ भी होगा वो द्वंद्व समास ही होगा। और कभी कभी योजक चिन्ह नहीं जुड़े होते हैं, संधि से जुड़े होते हैं, जैसे रामानुजन या रामाकृष्णा, तो ये हो जाएगा रामकृष्ण, इस तरह करके हम अलग कर पाएंगे। फिर पंचायत सचिव में जो सब प्रश्न पूछे गए हैं उसमें जैसे ऋण मुक्त का समास विग्रह क्या होगा, तो ऋण मुक्त जो समास विग्रह अगर हम करते हैं तो उसका हो जाएगा ऋण से मुक्त, तो ऋण से हम क्या हो गए, मुक्त हो गए। जैसे अगला पूछा है बेशक, तो शक से पहले क्या है, बे लगा हुआ है, तो इसका हम समास विग्रह करेंगे तो बिना शक का। फिर एक लिखा है घड़ी घड़ी, तो ये क्या होगा, हर घड़ी हो जाएगा, ये भी अभिभव समास है।
तो इस तरह से आप समास का जो है अभ्यास करेंगे तो आपका चाहे हिंदी साहित्य प्रश्न पत्र 2 हो या सभी परीक्षाओं का प्रश्न पत्र 1 जो है समास जो पूछा जाता है, इस प्रकार से आप इनकी तैयारी कर सकते हैं। आप कमेंट में बताएंगे कि आपको कहाँ समझ में नहीं आया, किस प्रकार से आपको दुविधा हो रही, किस प्रकार की समस्या हो रही है। नमस्कार, धन्यवाद।